हाँ भाई, तो कल हम लोगों ने इससे पहले वाले टॉपिक में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसकी डेफिनेशन की बात कर ली थी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ सबको वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। अभी फ्रॉम द चार्ज मीन्स व्हाट? Positive charge always moves from higher to lower potential in an electric field. Negative that will move lower to higher potential. चलो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की हम लोग बात करनी है। तो सपोज कर लो कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज या इसको आप क्या कहते हो, सोर्स चार्ज भी कहते हो। पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज क्या है? सपोज दैट दिस इज प्लस क्यू। कितना है चार्ज? ये प्लस क्यू चार्ज। कंसीडर पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज। This point P is called observation point. This point P is called observation point. Why the observation point? Because we want to determine electric potential at this point. ठीक है ना? तो अब यहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है, किसकी वजह से? इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू की वजह से निकालना है। तो डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन ये कहता है, देखो बच्चों, अगर हम प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? आपने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्रॉ किया होगा तो देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कैसा होता है? वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। कैसा होता है? आप देखोगे कि इस तरह से बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी कि ये डाइवर्जिंग नेचर शो कर रहा होता है। As soon as you are going away from this point charge, electric field decreases. तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो तय बात उसकी पोटेंशियल दैट आल्सो गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर स्केलर फॉर्म, इन स्केलर फॉर्म। तो ये जो पोटेंशियल होगा वो इस चार्ज से किस तरह से वैरी कर रहा है, उस चीज को हमको डिटरमाइन करना है। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? हम लोग को चलना पड़ेगा इसके डेफिनेशन पे चलना पड़ेगा। कहाँ चलना पड़ेगा? डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या कहता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन क्या कहता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अप यूनिट टेस्ट चार्ज, a unit test charge from infinity to any point inside in an electric field. तो ये तो तय बात है, ये P point होगा that will lie inside the electric field which is created by this point charge. तो हमें एक टेस्ट चार्ज को लेके आना है, कहाँ से? इनफाइनाइट से। तो अब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस कहाँ होगा? सपोज दैट ये यहाँ कहीं से आ रहा है। कौन आ रहा है? एक टेस्ट चार्ज आपको लेके आना है। किस तरफ? इस तरफ लेके आना है। बात समझ में आ रही है? अब जब आप इसको लेके आओगे तो आप जानते हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वो वैरी कर रही है, तो फोर्स वैरी करेगा, तो वर्क डन भी वैरी करेगा। यानी कि जो हमें वर्क निकालना है वो वेरिएबल फोर्स के इन्फ्लुएंस में वर्क निकालना है। किस फोर्स के इन्फ्लुएंस निकालना है? वेरिएबल फोर्स के इन्फ्लुएंस में निकालना है। वैसे वर्डन का फार्मूला होता क्या है? वर्डन का फार्मूला होता है W = F.D। बट यहाँ ध्यान रखना बच्चों, बार बार मैं इस बात को आपको इन्फॉर्म करता रहता हूँ, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन F इज कांस्टेंट, बट अगर ये F कांस्टेंट नहीं है तो आप क्या करोगे? तो उस केस के लिए हम लोगों का एक थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं। वो ट्रिक क्या है? हम लोग जो फोर्स है उसको कांस्टेंट बनाने की कोशिश करते हैं। फोर्स चूंकि आप देख रहे हो कि तो वैरी करता रहेगा,
कांस्टेंट नहीं हो सकता। हम लोग क्या करते हैं ऐसे केसेस में, जैसे आपने ग्राफ में अगर देखा जाए इस तरह से कोई वेरिएबल आपने ग्राफ पढ़ा होगा कि अगर मान लो कोई एक फंक्शन है, मान लो ये y है, ये x है, इस तरह का कोई एक ग्राफ अगर मिल रहा है, इससे अगर आपको क्या निकालना है, इसका मान लो एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करते थे, दो इनफाइनाइटली स्मॉल पॉइंट चूज करते थे। इस दो जो पॉइंट आप चूज कर रहे थे इस ग्राफ पे इस तरीके से चूज कर रहे थे कि जो ये वर्टिकल लाइन है इसकी लेंथ क्या हो, यूनिफॉर्म रहे, यानी सेम रहे। जो वर्टिकल लेंथ है वो क्या है, सेम। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों पॉइंट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये कैसे हो, बहुत क्लोज हो एक दूसरे के, तब ऐसा। तो उस केस में एक आपको क्या बन जाता है, तब उस केस में बन जाता हमारा क्या बन जाता बच्चों, तो एक ये रेक्टेंगल बन जाता। और अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। आपने वर्डा के केस में वहां पर मैकेनिक्स में भी ये बात पढ़ी होगी, अगर इसी को मैं रिप्लेस कर दूं, f से रिप्लेस कर दूं और इस x को मैं d से रिप्लेस कर दूं, तो यहाँ पर देखो जो फोर्स है, जो या y जिसको मैंने, ये क्या कर रहा है, ये वेरी कर रहा है। तो इस केस में अगर आपको वैसे तो कहा जाता है f और d का जो एरिया एफ डी ग्राफ का अगर एरिया निकाल लो तो वो किसके इक्वल हो जाता है, वर्डन इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप निकालोगे एरिया तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आपका जो डिजाइन बन रहा है इस बीच में, ये डिजाइन कैसा है, एक आर्बिट्रेरी डिजाइन बन रहा है जिसके एरिया कोई फार्मूला नहीं होता है। तो उस केस में हम लोग यही करते हैं। तो अब इस बात को जरा यहाँ समझिए, हम लोग क्या करते हैं कि इस जो पाथ है, जो चार्ज जिस पाथ से आ रहा है, इस पाथ पे हम दो नियरेस्ट पॉइंट लेते हैं। दो क्या करते हैं, नियरेस्ट पॉइंट चूज करते हैं, ए एंड बी। सपोज दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम द पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज x। कितना है बेटा, ये x डिस्टेंस है। अब अगर इस टेस्ट चार्ज को मैं यहां रख दूं, यहां पे रख दूं, तो इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगेगा। किस तरह फोर्स लगेगा, Q इनटू E के इक्वल ये फोर्स लगेगा, इस तरफ फोर्स लगेगा। या इस फोर्स को अगर मैं सिंपली ऐसे कह दूं कि ये F फोर्स लग रहा है इस तरफ। कितना फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है। अब ये जो A पॉइंट है दैट इज वेरी क्लोज टू A, so the displacement between B to A is infinitely small। और infinitely small जब होगा तो वो क्या कहलाता है, सपोज दैट दिस इज dx। क्या है बेटा, dx है। बहुत ध्यान समझना है इसको, ये क्या है, dx है। अब ये जो infinitely small distance हमने चूज क्यों किया, ध्यान दीजिए, यहां से बात समझिएगा। जब ये दोनों पॉइंट बहुत क्लोज होंगे ग्राफ में, तो जो ये लेंथ होगी, वर्टिकल लेंथ होगी, वो लगभग क्या होगी, इक्वल होगी। कैसी होगी, इक्वल। तो यहाँ पर जब ये दोनों पॉइंट काफी क्लोज होंगे तो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ पर इसके इक्वल होने का मतलब क्या हुआ कि फोर्स कांस्टेंट हो रहा है। फोर्स क्या हो रहा है भाई, अगर ये लेंथ और इस लेंथ के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब जितना फोर्स यहाँ उतना फोर्स यहाँ। ऐसे ही ये जो दोनों पॉइंट है B और A, these two points are infinitely small separation, having infinitely small separation, so the force between BA remains constant। अब जब फोर्स कांस्टेंट हो गया तब अब आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब ये फार्मूला आप एप्लीकेबल हो अप्लाई करने के लिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो बच्चों ये ध्यान रखना, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन दिस फोर्स इज कांस्टेंट। बट सो मेनी टाइम्स आपको ऐसा मिलेगा, जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होंगे उसमें इस तरह की चीजें होंगी, और वहां पर ये दिमाग में आपको होना चाहिए कि हम कैसे वर्ग निकालें। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, फोर्स को कांस्टेंट करना होता है। फोर्स को क्या करना होता है, और कांस्टेंट करने के लिए ये वाला आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। बात समझ में आ रही है, तो अब जरा आइए वर्ग निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx। डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच कितना है, dx।
बी और ए के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इनफाइनाइटली स्मॉल एंड कंसीडर इट इज dx। dx जब लगा डी का मतलब ये होता है, स्मॉल डी का मतलब ये होता है क्या, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। किसको बताता है, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज को बताता है। तो ये इनफाइनाइटली, तो अब आगे बात करते हैं। तो देखो बेटा, अगर मैं इस चार्ज Q नॉट को B से A तक ले आऊंगा तो कौन वर्क करेगा, हमें वर्क करना होगा ना। क्यों करना होगा, क्योंकि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है। इस फोर्स के अगेंस्ट मुझे इसको ए तक लाना है, यानी कि वर्क कैसा होगा, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द वर्क डन अगेंस्ट electrostatic force dW is equal to F dot dx। F dot क्या होगा बेटा, dx होगा। F dot क्या होगा, dx। अब बताइए, जब आप इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हो तो क्या बनता है, A डॉट B इज इक्वल टू किसके होता है बेटा, AB cos थीटा। क्या होता है बेटा, AB cos थीटा। तो थीटा क्या होता है, दैट इज द एंगल बिटवीन A and B। हियर in place of A is F and in place of B is dx। तो so this will be F dx cos of थीटा। थीटा यहाँ कितना होगा, ध्यान दीजिए, F और dx के बीच का एंगल, F dx के बीच का एंगल क्या, फोर्स किधर लगा है, इस तरफ लग रहा है, आप इसको किधर ले आ रहे हो, इस तरफ ला रहे हो, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ है और फोर्स लग रहा है इधर। तो वर्डन कितना होगा, एंगल कितना बनेगा, 180। तो F dx cos of 180, F dx cos of 180। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस F dx का cos 180 इक्वल टू -1। तो dW इक्वल टू इतना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलिए। अब हमें क्या करना है, नेट वर्डन का, हमें चार्ज को कहां से कहां लाना है, चार्ज को लाना है इनफाइनाइट से B तक लाना है। तो अब इसी को उठाना, जो मैंने ग्राफ यहाँ बनाया ना, इसमें यही बात तो हुई थी। तो हम लोग क्या करते हैं, याद करिए क्लास 11 का कांसेप्ट। हम लोग क्या करते हैं कि ये F हो गया, ये dx हो गया, ये F dx आ जाता है, और इसी को क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। जो भी आपके पास लिमिट होती है, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, A1 टू A2। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, कहां से कहां तक, ये चीज होगी। ऐसे ही इस, अगर मुझे नेट वर्क डन निकालना होगा, नेट वर्क डन W इज इक्वल टू किसके होगा बेटा, इंफिनिटी टू R dW, इंफिनिटी टू R। कहां तक ला रहे हो, R तक। कहां से ला रहे हो, इंफिनिटी से। इनिशियल पॉइंट कहां है, इनफाइनाइट। कहां तक ला रहे हो, R तक, R डिस्टेंस तक। तो इंफिनिटी टू R। तो ये कितना बन गया बेटा, इंफिनिटी टू R। बस अब कुछ नहीं है, केवल मैथमेटिक्स है। बाकी मेन जो कांसेप्ट था वो यहां तक है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना, बाएं वाले में थोड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, जब इंटीग्रेशन आ जाता है, समझिएगा ध्यान से। dW मींस माइनस F dx, कितना हो जाएगा, माइनस F dx। F की वैल्यू क्या होगी, अब F की वैल्यू बताइए कितनी होगी बेटा, F कितना होगा बच्चों, फोर्स कितना लग रहा है, बट F इज इक्वल टू बेटा कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। कहां पे रखा आपने सर, B पॉइंट पे रखा है। तो B पॉइंट पर जो फोर्स होगा वो कितना होगा, कितना होगा, नहीं होगा। चलो ये वैल्यू पुट कर दो। सो W इज इक्वल टू इंफिनिटी टू R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। ये देखो कांस्टेंट हो जाएगा, कैपिटल Q कांस्टेंट है, Q नॉट कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो।
बस खेल खेलिए इसके साथ, अब कुछ नहीं करना। अगर मैथमेटिक्स आती है तो आप खेलना शुरू कर दीजिए। बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये कितना हो गया इन्फिनिटी टू आर, ये कितना होगा 1/x², तो ऊपर ले जाओ -2 x की पावर -2 इंटीग्रेट कर डालो, क्या होगा माइनस, बाय वाले तरफ से ध्यान दें 1/4πε0 x की पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 इन्फिनिटी टू आर। बात समझ आ रही नहीं आ रही? इन्फिनिटी टू आर, ये बात समझाई कैसे होगा? फार्मूला क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1/n+1, ये चीज है। अच्छा यहाँ देखो -2 प्लस 1 क्या बन जाएगा -1, और ये -1 और ये -1 क्या बन जाएगा +1। सो दिस विल बी w इज इक्वल टू प्लस 1/4πε0। एक बात और ध्यान देना, यहाँ here we consider that this charge is placed in air or vacuum, air or vacuum, तो इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट कांस्टेंट को अभी नहीं रखा। 1/4πε0 इन यहाँ पर नहीं बजाय छूट रहा है, कैपिटल Q इंटू Q0 भी तो रहेगा, कैपिटल Q इंटू Q0, कैपिटल Q इंटू Q0 क्या बनाना चाहिए, ये बन गया 1/x, कितना हो जाएगा बेटा 1/x, 1/x की पावर -1, x की पावर -1 मतलब 1/x, तो ये कितना हो गया, ये हो गया कैपिटल Q0/4πε0 1/r -1/∞, लिमिट आपने पुट कर दिया, जहां पर x था पहले वहां r रखो, और 1/∞ कितना होता है 0, तो w इज इक्वल टू कितना हो गया, w इज इक्वल टू हो गया 1/4πε0 कैपिटल Q0/r। but by definition of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू किसके होगा W/Q0। सो V कितना आ गया, V ये वैल्यू पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा 1/4πε0 कैपिटल Q0/R/Q0, तो V कितना आ गया, V इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q/R। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अच्छा एक बात और ध्यान रखना बच्चों, यहाँ थोड़ा सा हो सकता है कहीं कहीं पर इस तरह से भी किया गया हो, तो आप उसे कंफ्यूज मत होइएगा। If we consider Q0 is equal to 1, we can consider here Q0 already, Q0 is equal to 1, है ना, तो Q0 का 1 लेके चलोगे तो भी वहां यहाँ ये वाला इसमें फिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उससे परेशान मत आप Q0 लेके चलो, 1 हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ यहाँ 1 कैसे आगे कहाँ चला गया, है ना, तो वो चीजें थोड़ा सा दिक्कत कर सकती हैं। तो Q0 लेके चलिए, चाहो तो आप इसको आप क्या करोगे Q0 को 1 करें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसको शुरुआत से यूनिट लेके चलो, Q0 को 1 लेके चलो, तो वहां ये सब यहाँ कहीं पर भी आपको Q0 नहीं मिलेगा, डायरेक्ट वो जो वैल्यू आएगी वर्डर की डायरेक्टली वी कैन से V इक्वल टू W। बात समझ आई? अच्छा तो ये बात हो गई, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज व्हेन इट प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम, बट व्हेन इट प्लेस्ड इन अ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, देन फॉर मीडियम in a medium V is equal to कितना होगा बेटा 1/4πε0 into K Q by R, K Q by R। ये बात समझ आ रही है? एक चीज और देखो ध्यान से बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, अब जरा देखो इसका वेरिएशन कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होता था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता था, याद करिए E जो था इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, लेकिन बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is inversely proportional to R, V is inversely proportional to R। ध्यान देना, थोड़ा सा ग्राफ लगभग दोनों का सेम होगा, बस ये क्या होगा
बहुत फास्ट वैरी करेगा और ये उतना फास्ट वैरी नहीं करेगा। आप दोनों को ग्राफ को एक ही एक्सिस प्लॉट कर सकते हो, वैसे कभी आता नहीं है इस चीज को प्लॉट करने के लिए एकेडमिक लेवल पे, तो फिर भी देखिए अगर मैं इसको कहूँ v और इसको मैं कह दूँ r, तो कैसा ग्राफ बनेगा जरा बताइए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये इस तरह से ऐसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। बात समझ में क्या है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होगा वो यहाँ से ऐसे चलेगा, ये ऐसे थोड़ा सा स्टिक पर ज्यादा हो जाएगा इस तरह से। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये ऐसा हो जाएगा, क्लियर बात नहीं? थोड़ा सा ये बहुत तेजी से रिलीज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बोलिए। तो ये इसका हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, और ये किसका हो गया बेटा? ये V का हो गया, है ना। अब मैं थोड़ा सा इसमें और आइए, फिर से मैं इसको बनाता हूँ कि V और ये V एंड E का एक ही एक्सिस पर मैंने लेबल कर दिया कि V और R का बनाइए। V और R का जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो कुछ इस तरह से होगा, V is inversely proportional to R, V is inversely proportional to R। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अच्छा भाई, यहाँ से एक बात और बताओ, अगर if you want to draw the graph between V and 1/R, V और अक्सर कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है, 1/R के ग्राफ प्लॉट करिए जरा, V और 1/R में कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा बच्चों? भाई यहाँ से इसको आगे दूसरा वेरिएबल कंसीडर कर लो, जब इसको एक दूसरा वेरिएबल दोगे तो ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो क्या होता है बच्चों? स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बन जाएगा? ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्लियर बात नहीं? तो ये हो गया क्या? वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज विद डिस्टेंस। विद डिस्टेंस किस तरह से इसका वेरिएशन हो रहा है उसकी बात हो गई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? बोलिए। एक बार फिर से मेमोराइज कर लेते हैं। मेमोराइज कर लेते हैं, क्या करना? मेन जो कॉन्सेप्ट बच्चों है इस डेरिवेशन में वो क्या है? शुरू का आप कॉन्सेप्ट पकड़िए, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि वेरिएबल फोर्स के इन्फ्लुएंस में हाउ वी डिटरमाइन वर्क डन, हाउ वी डिटरमाइन वर्क डन। उसके लिए क्या कहानी है? उसने कहानी यही आपको अप्लाई करनी है। वी विल कंसीडर टू वेरी इनफाइनाइटली क्लोज पॉइंट B and A such that force remains constant between them। उन दोनों के बीच में जो फोर्स हो वो कैसा रहे? कांस्टेंट रहे। तो हमने एक पॉइंट B लिया, A पॉइंट लिया, यहाँ पर कहा कि B और A के बीच में फोर्स कांस्टेंट रहेगा। तो B पॉइंट पर फोर्स कितना था वो देख लिया, और फिर जब B से A तक ले गए कितना वर्क डन हुआ, वो वर्क डन की डेफिनेशन से। बाकी सब कुछ मैथमेटिक डेरिवेशन बड़ा दिख रहा है, बट अगर आप ध्यान देना बच्चों, डेरिवेशन को रटने देते हैं, मोस्टली बच्चे रटते हैं, रटना नहीं है बच्चों। आप उसके अंदर के कॉन्सेप्ट समझिए, और जो डेरिवेशन होगा, जितने भी डेरिवेशन है बच्चों, वो सारे डेरिवेशन में शुरू का अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, शुरू का जो मिस्ट्री है, शुरू का जो लॉजिक है, वो अगर आपने ध्यान से पकड़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी पूरी मैथमेटिक्स होती है, और वो मैथमेटिक्स ऐसी नहीं होती, बहुत हायर लेवल की होती है। बायो वाले बच्चों के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत वो डर जाते हैं बच्चे। बायो बच्चे एक हवा बना लेते हैं, वो जानते ना, हवा एक टाइप का वो होता है, क्या कहते हैं, वर्चुअल कोई एक इमेजिनेशन होता है ना, एक इमेजिनेशन होता है, और कुछ होता नहीं है। डर अगर बैठ गया तो वो डर मत बैठाइए, है ना, है कुछ भी नहीं। केवल सिंपल सा हमारी पूरी क्लास 11th में आपको शुरुआत में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सिखाया जाता है। क्लास 11 से इस तरह के डेरिवेशन आप करते चले आए हैं।